नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त सहरसा में है। सहरसा एक जिला भी है और विधानसभा भी है। साथ के साथ सहरसा की कई उपलब्धियां हैं और इन्हीं सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे हैं यहां के पूर्व विधायक संजीव झा जी के पास। संजीव झा जी फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। संजीव झा जी, बहुत स्वागत है आपका मोबाइल न्यूज़ 24 में। सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि क्या कुछ इस समय सहरसा की स्थिति है कोरोना को लेकर, अन्य सुविधाओं को लेकर सहरसा में कितनी व्यवस्था है, कितना दुरुस्त आप मानते हैं कि सहरसा है? देखिए, कोरोना में जिस तरह से हर जगह महामारी के रूप में लिया, उसमें सौभाग्यशाली हैं हम कोसी क्षेत्र के लोग जो यहाँ पे उसका असर कम पड़ा। और जो हमारे भाई अपने घर वापस लौट के आए, उनकी भी व्यवस्था यहाँ पे सरकार ने ठीक से की और उसको भी 14 दिन क्वारंटीन में रखने के उपरांत और घर में रहने की इजाज़त दी गई, जिस कारण से जो सतर्कता बरतनी चाहिए तो वह सतर्कता बरतने के कारण भी कम हुआ। लेकिन यह अभी हम निश्चिंत हो जाएं, यह भी नहीं है, क्योंकि अब वर्षा के मौसम में यह और अधिक रूप ले सकता है। तो जितना हम प्रिकॉशन बरते हैं उतना हम आगे और ख्याल रखें तो लगता है इससे हम बचे रहें। धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि लोग मास्क कम लगाते हुए दिखेंगे अगर सड़कों पर आप चल रहे हैं, और स्थितियां अब ज़्यादा उभर कर आ रही है। बिहार में आप देखेंगे धीरे धीरे केसेस में भी बढ़ोतरी हो रही है, लोग ठीक भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे में आप क्या सहरसा के निवासी जो हैं, जो सहरसा के लोग हैं, उनको संकेत देंगे? क्या आपका सुझाव है उनके लिए? देखिए, यही है जो आप अवहेलना न करें, आप सतर्क रहें, क्योंकि सतर्कता गई दुर्घटना हुई। तो इससे अगर आपको अपने जीवन में और जीवन को सुरक्षित रखना है तो लापरवाह की तरह हम आप सब नहीं घूमें, जिससे हम भी सुरक्षित रहे, हमारे परिवार भी सुरक्षित रहे और समाज भी सुरक्षित रहे। ये सोच लाना पड़ेगा। संजीव जी, हाल फिलहाल में भारत चीन मामला हुआ है और आप देखिए किस तरह से बयानबाजियां हो रही है। कांग्रेस अलग इल्जाम लगाए जा रही है, साथ में बीजेपी भी पलटवार कर रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं, जिस तरह से हमारे सैनिक निर्णय ले रहे हैं। लेकिन काफ़ी पीड़ा तब होती है जब देश के वो वीर जवान शहीद होते हैं। ऐसे में आप क्या मानते हैं, कैसी रणनीति है भारत सरकार की और किस तरह से भारत सरकार को इन सब मुद्दों से निपटना चाहिए? जिस तरह चीन से देखिए आप अलग एक तरह से माहौल बना हुआ है कि चीन से आप लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, पाकिस्तान से नहीं बन रही है भारत की, नेपाल से नहीं बन रही है, नेपाल जबकि काफ़ी हितैषी माना जाता था। ऐसे समय में क्या कुछ उपाय करने चाहिए, किस तरह इसे शांति वार्ता की तरफ ले जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान वह कभी सुधरने वाला नहीं, चाहे वह आतंकवाद का बीज बो के हर वक्त भारत में तबाही करना चाहता है। और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बनी है और भारत के ऊपर जो कलंक लगा हुआ था, जो अपने ही देश में 2 विधान 2 प्रधान का था, इसको इन्होंने समाप्त किया। जब कश्मीर के नागरिकों को भी वही अधिकार प्राप्त है जो अधिकार हमको और आपको सहरसा में प्राप्त है। पहले हम आप वहां जाके जमीन खरीद के बस नहीं सकते थे, नागरिकता नहीं ले सकते थे, लेकिन भारत के किसी कोना में जाके हम बस सकते थे, रह सकते थे। अब इस कलंक को समाप्त करने के बाद अब कश्मीर से लेके कहीं कन्याकुमारी तक हम कहीं भी जा सकते हैं, बस सकते हैं और हम भारतीय हैं। चाइना की बात जहाँ तक है, चाइना 1962 में भी हमको धोखा दिया और उसका उस समय में भी उसने छल से हिंद चीन भाई भाई करते हुए
और दूसरे तरफ सैन्य कार्रवाई किया। लेकिन हम उस समय में अपने जो सैनिक हमारे थे, जिनको साधन की कमी थी, लेकिन वो हिम्मत के बलवान थे और भारत माता से प्रेम करने वाले थे, तो उस समय में भी उन्होंने अंग्रेज चैनी सैनिकों का दुख खट्टा किया था। और अब जो है हम हर चीज से परिपूर्ण हैं। चाइना जो हिंदुस्तान में यह घटना किया, वह भी आपको कायराना था, जहाँ पे हमको समझौता था और जिस लाइन ऑफ एक्शन को हम मानते हैं वहाँ पे उसने गलत तरीका से किया। लेकिन मैं अभिनंदन करता हूँ अपने वीर सैनिकों का, जो कम संख्या रहते हुए भी हमारे अगर 20 मरे हैं तो चाइना अपने सैनिकों का सम्मान भी नहीं करना जानती है। वो अपने सैनिकों की मौत के संख्या को बदलाना नहीं चाहती है, न उसको उसके परिवार को देना चाहती है। तो चाइना आज की कर्तव्य विमूढ़ है, जो मैं क्या करूं। और भारत आज आक्रामक रूप में, यही भारत की उन्नति है। और नेपाल की जहाँ तक बात है, तो नेपाल में अभी चाइना प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ पे कम्युनिस्ट का जो अभी शासन है, तो कम्युनिस्ट के शासन रहने के कारण, चाइना के दखल अंदाजी के कारण नेपाल जो गलत हरकत कर रहा है, हम इसलिए अभी चुप हैं जो चूंकि उससे मेरा रोटी बेटी का संबंध है और हम चाहते हैं जो नेपाल सुधर जाए। जो मेरा भाई था वह भाई बन के रहे और रहेगा भी। तत्कालिक वह गलत फहमी में कुछ कर रहा है, लेकिन वो अपने होश में आके फिर से सही जगह पे आ जाएगा। और चाइना भी, और मैं आपके मोबाइल न्यूज नेटवर्क के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उसने पहले अपने बाजार के माध्यम से इस देश पे कब्जा करने का काम किया। और आज जो वैश्विक वातावरण है, जो आज हम चाइना के सारे वस्तु पे निर्भर हो गए हैं, सिर्फ इसलिए जो हमारे यहाँ बनने वाले वस्तु महंगा में मिलता है और उसके यहाँ बनने वाला वस्तु जो है वो सस्ता में मिलता है। तो ये सस्ता और महंगा के कारण जो हम चाइना को मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं, वह हमें सोचना पड़ेगा। जो हम ही से वह कमाता है, हमारा ही वह खाता है और उस पैसा से हमारे ही सैनिकों को और हमारे ही जमीन पे गलत आंख डालता है। तो हम इस देश के सच्चे नागरिक से आह्वान करते हैं, जो उसका मार्केट में सामान आए लेकिन हम उसको खरीदे नहीं, तो खरीदार अगर मिलेगा नहीं तो विक्रेता फिर क्यों आएगा। यह हम एक एक नागरिक का यह कर्तव्य है, किसी सरकार का ये नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो कांग्रेस के शासन काल में WTO पे साइन करने के बाद कहीं न कहीं वैश्विक बाजार में जो हम समझौता में, जो प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वह देश की सरकार ने किया था, लेकिन हम देश की जनता जो है उसके लिए बाध्य नहीं है। हम स्वतंत्र है, जो हम किस मोबाइल का उपयोग करेंगे, हम किस घड़ी का उपयोग करेंगे, हम कौन सा खाना खाएंगे। तो अपने स्वदेशी को और अपने माटी के चीज को अगर हम अपनाने का काम करेंगे तो वह न कमाएगा न खाएगा, उसका बिजनेस चौपट होगा। जो हमसे लड़ने में लगता था वह अन्न के लिए मोहताज हो जाएगा। यह हर भारतीयों का कर्तव्य है, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, जो हम चाइना का सामान नहीं खरीदें। जी बिल्कुल, चाइनीज मुद्दे पर हमने बातचीत की और जो हो रहा है, कुंदन यादव शहीद हुए हैं, सहरसा के ही हैं। जी। सुशांत सिंह राजपूत का भी मैं आपसे एक सवाल करूंगा। काफ़ी जगह विरोध हो रहा है, सलमान खान के विरोध किए जा रहे हैं, करण जौहर के विरोध किए जा रहे हैं और भी कुछ जो बड़े अभिनेता हैं उनके विरोध किए जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं? कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की CBI जांच हो, आपको क्या कुछ लगता है? निश्चित रूप से
ये हर बिहारी के लिए गहरा धक्का है। जो बिहार से निकलने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद सुशांत सिंह एक ऐसा चमकता हुआ सितारा निकला था जो हर बिहारी का गौरव सीना से चौड़ा होता था। जो सुशांत सिंह राजपूत हमारे बिहार का है और सहरसा का है, मल्डिया का है। अपने घर के बच्चे और अपने मेहनत से उसने बॉलीवुड में पहचान बनाई। लेकिन वहाँ पे जो फिल्मी परिवार है जिसको ये पसंद नहीं आया और जिसने तरह तरह से प्रताड़ित करते हुए उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया। निश्चित रूप से सरकार को सीबीआई से जांच करा के और जो माफिया तत्व घुसे हुए हैं फिल्मिस्तान में उसकी पहचान करते हुए उसको सजा दे और सुशांत सिंह राजपूत के इस मौत का सीबीआई जांच करा के पूरे बिहार के लोगों को न्याय दे। जी आलोक रंजन जी, अब जिस मुहिम पर हम निकले हैं वो है संजीव झा जी। संजीव झा जी, जिस मुहिम पर हम निकले हैं वो मुहिम है चुनाव यात्रा। और अब चुनाव पर भी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, आप भी विधायक रहे हैं यहाँ से, भाजपा में फिलहाल कार्यरत हैं। क्या कुछ उम्मीद है, क्या संजीव झा जी को लग रहा है कि इस बार वो भी चुनावी मैदान में एक बार जोर आजमाएंगे, जोर आजमाइश करेंगे? देखिए, दावेदारी तो हर लोग अपना देते हैं, लेकिन आप मीडिया के बंधु हैं और आप सहरसा आए हैं, सहरसा में अगर 100 में 80 व्यक्ति न कहे जो संजीव झा उम्मीदवार होना चाहिए, 80 व्यक्ति अगर कहता है जो होना चाहिए और 80 नहीं 75 अगर कहता है तो मैं उम्मीदवार नहीं तो पार्टी को भी जनमत का सम्मान करते हुए टिकट बंटवारा करना चाहिए जिससे उसकी जीत हो। क्या कुछ उम्मीद है, अगर मान के चलिए भाजपा के द्वारा जिस तरह कहा जा रहा है कि कई लोग हैं चुनावी मैदान में और कई नेता हैं भाजपा के सहरसा में, ऐसे में अगर संजीव झा जी को भाजपा द्वारा टिकट नहीं मिलता है, क्या निर्दलीय भी वो अपनी आजमाइश करेंगे चुनावी मैदान? देखिए, आपको मैं जानकारी दे दूं, मैं आयातित नहीं और न मैं कल से इसमें 86 में सहरसा कॉलेज में मैंने विद्यार्थी परिषद के काम का शुरुआत की और जो नारा हम लोग लगाते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है। हम लोगों की विचारधारा जिस लेके चले थे उसकी जीत हुई है। इसलिए जो विचारधारा से जुड़े हैं, हमें तो नहीं लगता है जो, लेकिन राजनीतिक संभावना का खेल है। पार्टी अपना निर्णय, मैंने आपको पहले ही कहा, जनमत क्या कहता है पार्टी को वही काम करना चाहिए। बिल्कुल, जनमत के आधार पर पार्टी को काम और पार्टी अगर जनमत को समझने की भूल करती है तो जनता भी जनमत के अनादर को बर्दाश्त नहीं। ये तो पार्टी और जनता के बीच की बात है, इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। झा साहब, एक सवाल और काफ़ी महत्वपूर्ण आपसे है कि जिस तरह देखिए भाजपा का एक शासनकाल होता था, आप भी विधायक बने, आलोक रंजन जी विधायक रह चुके हैं, ऐसे में अभी का जो समय है आरजेडी कहीं ना कहीं जोर आजमाइश कर रही है, वर्तमान में विधायक आरजेडी के हैं। सहरसा का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो होना चाहिए अधूरा रह गया है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सब सारे नेता तो आ जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद आखिर डेवलपमेंट क्यों नहीं होता? खैर, उसमें से मैं नहीं हूँ और सौभाग्यशाली हूँ जो 2005
एक बार फरवरी में जीते थे, तो वो तो बिना शपथ का विधायक थे, और फिर नवंबर में जीते। 2005 से 2010 शायद हमें लगता है, जो आप लोग भी अगर सहरसा में कहीं घूमते होंगे तो बच्चे होंगे, लेकिन बच्चा भी अगर होंगे तो अपने अभिभावक के साथ अगर गांव से यहाँ आते होंगे और बाजार जाते होंगे तो आपको ये लगता नहीं होगा जो हमको गड्ढा मिला है या सड़क मिला है। लेकिन 2005 के बाद अगर आप शहर आए होंगे या गांव आए होंगे तो आपको सड़क की अनुभूति हुई होगी। उससे पहले हॉस्पिटल में कुत्ता सोता था बेड पे या कौन सोता था बेड पे, पेशेंट नहीं मिलता, वह भी आपको देखने में मिलता है। बिजली जो गायब रहती थी वह भी आप, चाहे गुंजेश्वर जी और किन्हीं सबके साथ मिलकर, चाहे बलरोहा दरभंगा पुला माननीय नीतीश जी के द्वारा हो, चाहे शहर के अंदर में विभिन्न सड़कों का निर्माण हो, देहात एरिया में हो। 2005 से 10 तक जो भी विकास का काम जनप्रतिनिधि के कारण और माननीय सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी के कारण कर पाया, अगर 2010 से और आज 20 होने जा रहा है, उसके आधा के आधा भी काम हुआ होगा, तो मैं राजनीति में समझता हूँ जो तब मुझे नहीं रहना चाहिए। लेकिन 2010 से 2020 के बीच में कितना काम हुआ और 2005 से 10 के बीच में कितना काम हुआ, आप पत्रकार हैं, स्वयं इसका विश्लेषण कर सकते हैं। बिल्कुल। संजीव झा साहब, एक सवाल और है। इस बार चुनाव अलग रूपरेखा लेने जा रही है। एनडीए गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ रही है, उधर महागठबंधन है दूसरी तरफ। ऐसे में क्या लगता है, क्या कुछ स्थिति रहेगी बिहार में? क्या नीतीश कुमार फिर से वापसी कर पाएंगे? एनडीए ने तो कह दिया है मुखिया वही रहेंगे, या जो आरजेडी है उनकी पार्टी बनाने जा रही है सरकार? आपको क्या कुछ लगता है? देखिए, बिहार में सरकार तो एनडीए ही की बनेगी और नीतीश कुमार ही बनेगी, इसमें कहीं से कोई दुमत नहीं है। सावधानी बरतनी होगी विभिन्न जगह। जो जमीन से जुड़े हुए लोगों को कहां हम जोड़ के चुनाव लड़वाते हैं, क्योंकि जैसा चावल दीजिएगा वैसा भात खाइएगा, इसलिए निर्भर उन पे है और एनडीए की सरकार बनेगी या नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। तो हम बात कर रहे थे संजीव झा जी से, एक्स-एमएलए हैं सहरसा से, और इन्होंने सीधा कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को एनडीए जीतने जा रही है और मुख्यमंत्री के पद की शपथ दोबारा नीतीश कुमार लेंगे, पूरा इन्हें भरोसा है। साथ ही साथ इनका कहना है कि कोरोना या अन्य मामले को लेकर जिस तरह सरकार ने कदम उठाए हैं वो अतुलनीय है, और यही कारण है कि कोरोना के केसेस में कमी है फिलहाल बिहार में। पूरे देश में जिस तरह अन्य देशों के हालात हैं वैसे यहाँ हालात बिगड़े नहीं। चुनाव है, आने वाले चुनाव में क्या कुछ होता है, लगातार हमारी कवरेज जारी है। देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24।